जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं सीटेट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनसीएफ 2005 यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर बात करें आपके सीटेट एग्ज़ाम की तो यहाँ पर इस टॉपिक से केवल और केवल इस टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपके बात करें सीटेट की तो यहाँ पर टोटल 90 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके, और केवल इन 90 क्वेश्चंस से 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एनसीएफ से ही पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में मैंने यहाँ पर डिटेल में एनसीएफ को कवर किया है। तो आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो कोई दूसरा वीडियो आपको एनसीएफ का देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने इसके थ्योरी पोर्शन के साथ साथ में इसके क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चंस भी हैं, तो यहाँ से आपका थ्योरी पोर्शन प्लस आपका रिवीजन दोनों साथ साथ हो जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी सीटेट की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। और अगर आप मुझसे जुड़ जाएंगे और सारी वीडियो साथ साथ में देखते चलेंगे, तैयारी अपनी अच्छी करते चलेंगे, तो यहाँ पर आपके 120 प्लस आराम से नंबर सीटेट में आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एनसीएफ 2005 जो पहला है यहाँ पर। तो इसको अगर हम एनसीएफ का फुल फॉर्म देखें तो क्या है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से कि एनसीएफ का जो अगर पूरा नाम आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेशनल कैरिकुलम और फ्रेमवर्क दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेशनल कैरिकुलम और फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा भारत में 4 एनसीएफ प्रकाशित किए गए हैं। तो भारत में टोटल अभी तक कितने एनसीएफ प्रकाशित किए गए हैं, तो टोटल यहाँ पर अभी 4 एनसीएफ प्रकाशित किए गए। कौन कौन से, जिनमें से एनसीएफ 1975 है, एनसीएफ 1988 है, एनसीएफ 2000 है और एनसीएफ 2005 यहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि अभी तक टोटल जो एनसीएफ हैं वो 4 यहाँ पर प्रकाशित किए गए हैं। 1975 में प्रकाशित किया गया, 1988 में प्रकाशित किया गया, 2000 में और 2005 में। जो कि सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है सीटेट एग्ज़ाम के लिए तो यही लास्ट वाला है कि एनसीएफ 2005, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पर ये फ़ोटो देख सकते हैं 2005 जो एनसीएफ है, इन्हीं की अध्यक्षता में इनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर या फिर कह सकते हैं प्रोफेसर यशपाल। तो इनका नाम पूरा है प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने एनसीएफ 2005 का ही मसौदा तैयार किया था, तो आपको यहाँ से याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो एनसीएफ जो है ये 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब एनसीएफ ये लाया गया तो शुरुआत में कितनी भाषाओं में यह परिभाषित किया गया, मतलब अलग अलग भाषाओं में ये प्रकाशित किया गया। तो टोटल कितनी भाषाएं थी, तो 22 भाषाएं थी, यहाँ से आपको याद रखना है। और कितने राज्यों में इसका जो पाठ्यक्रम है वो प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो 17 राज्यों में यहाँ पर ये प्रभावी रूप से लागू किया गया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर एनसीएफ शुरुआत में 17 राज्यों में लागू कर दी गई थी और 22 भाषाओं में यहाँ पर अनुवादित की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट में खूब पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एनसीएफ में जो है वो 35 सदस्य थे और यहाँ पर 21 फोकस समूह हैं। तो अगर आपको यहाँ पर फोकस समूह टोटल पूछ लिया जाएगा कि एनसीएफ में कुल फोकस समूह कितने हैं, तो 21 हैं, और कुल कितने सदस्य थे, तो यहाँ पर 35 हो जाएंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है ये दोनों पॉइंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो मार्गदर्शक सिद्धांत थे एनसीएफ 2005 के, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं के एप्लीकेशन से आपके सीटेट में यहाँ पर खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं एनसीएफ 2005 के, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये आप फोटो देख सकते हैं, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो आगे हमने इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीएफ 2005 के जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे वो कौन कौन थे, 5।
तो पहला है कि विद्यालय से बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना है। जो आपको जैसे बच्चे अगर विद्यालय में जब आते हैं तो उनके ज्ञान को विद्यालयी जीवन के जो बाहर का जीवन मतलब कि बाहर का जो ज्ञान है उनके जीवन का बाहरी वातावरण के साथ जोड़ना है। तो यही ये पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, जो विद्यालय से बाहर का जीवन है उससे उनको ज्ञान से जोड़ना है। तो इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड प्रिंसिपल क्या था एनसीएफ का, तो यह था कि यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन रटने के तरीके से दूर हो रहा हो। एनसीएफ 2005 जो है ये रटने को यहाँ पर तवज्जो नहीं देता है, यहाँ पर रटने को ये नहीं कहता है। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं वो रटने के तरीके पर ना हो, बल्कि वो क्या हो, उनके सोचने पर और तर्क करने के तरीके पर होना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट भी इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि आपको क्या सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर रटने का तरीका आपको वहाँ पर बच्चों को नहीं समझाना है। थर्ड पॉइंट क्या है एनसीएफ 2005 का, तो पाठ्यक्रम को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर समृद्ध करना। जो आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बालक का वहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ था यहाँ पर प्रिंसिपल की परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना है और कक्षा जीवन के साथ उन्हें एकीकृत करना है। तो कैसे आप यहाँ पर परीक्षाओं को लचीला बना सकते हैं, तो जैसे कि अगर कोई आप टॉपिक को क्या कर रहे हैं वहाँ पर समझा रहे हैं तो वहीं पर उनको आकलन कर लेना है, वहीं पर आपको वह ऑब्जेक्टिव बाद में पूछने हैं और उनको सोचने वाले क्वेश्चंस ऐसे देने हैं जो मुक्त अंत वाले होने चाहिए। जैसे कि अगर आप पर्यावरण के बारे में ही पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर अगर जंगलों के बारे में आप पढ़ाते हैं तो या फिर कह सकते हैं कि जंगलों के, जैसे कि अगर आपने 2 क्वेश्चन वहाँ पर दिए कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, आपने पहला क्वेश्चन दिया कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, दूसरा क्वेश्चन आपने दे दिया कि यहाँ पर अगर पेड़ ही ना होते धरती पर तो क्या होता। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ये मुक्त अंत वाला, यहाँ पर बच्चे सोचेंगे, लेकिन जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर ये बंद अंत वाला था। तो ऐसे जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया वो आपको नहीं बताना है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखे, तो यहाँ पर ये बंद अंत वाला हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ पर अगर पेड़ ही ना होते तो यहाँ पर धरती कैसी होती या फिर जीवन कैसा होता। तो ये मुक्त अंत वाला है और सोचने पर यहाँ पर मजबूर कर रहा है बच्चों को। तो इस तरीके से आपको परीक्षाओं को लचीला बना देना है और उनके जीवन को कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत कर लेना है। तो ये यहाँ पर एनसीएफ 2005 का जो है वो चौथा प्रिंसिपल है। पांचवा जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अतिव्यापी पहचान का पोषण करना कि बच्चे किस तरीके से परिवेश से आ रहे हैं, उनको कैसे हम नरिश कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर 5 प्रिंसिपल थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये प्रिंसिपल्स आपके। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। यहाँ से आपके एप्लीकेशन बेस्ड खूब पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा सीटेट में और वहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन होगा कि विद्यालय से बाहर के जीवन से ज्ञान को उनको जोड़ना है बच्चों को, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा कोई क्वेश्चन देंगे जहाँ पर रटने के तरीकों को वहाँ पर नहीं लागू करा जा रहा होगा, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के सीटेट में आपके एनसीएफ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऊपर जो मैंने अभी यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फिगर दिखाया था तो ये चित्र भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाई अ केयरिंग कंसर्न विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। तो यही सारी चीज़ें इसमें भी हमने बताई हैं, ये हमने हिंदी में कर करके बता दिया है। तो आपको याद रखना है, ये प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है यहाँ पर एनसीएफ 2005 में जो निम्नलिखित प्रमुख बदलाव की सिफारिश की गई थी। तो क्या जो पहले यहाँ पर एनसीएफ आया था और जो एनसीएफ 2005 आया है इसमें क्या परिवर्तन किए गए, क्या बदलाव की यहाँ पर सिफारिश की गई, तो वो पॉइंट भी मैंने यहाँ पर समाहित कर लिए। ये दोस्तों एनसीएफ को मैंने बिल्कुल पूरा डिटेल में यहाँ पर आपका कवर करा दिया है। अगर आप ये पूरा एनसीएफ देख लेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ मैं ये टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ डाल दूंगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एनसीएफ में क्या प्रमुख जो है बदलाव की सिफारिश की गई थी। तो पहला है यहाँ पर कि शिक्षार्थी केंद्रित लचीली प्रक्रिया के लिए शिक्षक केंद्रित स्थिर रूपरेखा बनाना।
क्या सिफारिश की गई थी कि शिक्षार्थी केंद्रित यहाँ पर होना चाहिए पाठ्यक्रम, और जो रूपरेखा बनाई जानी चाहिए वो शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए और स्थिर होनी चाहिए, साथ साथ में शिक्षक केंद्रित भी होनी चाहिए यहाँ पर रूपरेखा। तो ये सिफारिश की गई थी। दूसरी क्या यहाँ पर सिफारिश की गई कि शिक्षक की दिशा और शिक्षार्थी स्वायत्तता का निर्णय ले सके। मतलब जो शिक्षक अपनी दिशा, मतलब उसका जो वहाँ पर टारगेट होना चाहिए वो अपना आराम से पूरा कर सके, और जो शिक्षार्थी हों वो अपने क्या हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, स्वायत्तता का निर्णय ले सके। तो ये सेकंड सिफारिश की गई थी। थर्ड सिफारिश यहाँ पर क्या की गई थी कि अधिगम में भागीदारी प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय ग्रहण होना चाहिए। मतलब कि अगर उनको लर्निंग आप करा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए वो ग्रहणता निष्क्रिय भले हो, लेकिन आपको क्या करना है कि उसको इतना इंटरेस्टिंग ही बना देना है कि वो सक्रिय भागीदारी अपनी करे। तो ये थर्ड सिफारिश की गई थी। फोर्थ इन्होंने क्या कहा था एनसीएफ 2005 में जिसकी सिफारिश की गई थी, तो एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखने के लिए कक्षा में सीखना। मतलब कि जो सामाजिक संदर्भ है कि जो समाज से बच्चे सीख करके आए हैं वही सारी चीज़ें, मतलब मातृभाषा में ही बच्चों को यहाँ पर क्लास में भी सिखाना। तो ये भी एक सिफारिश की गई थी। तो ये दोस्तों कुछ सिफारिश की गई थी यहाँ पर बदलाव की, तो वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस आपको कर लिया। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला जो 2005 में एनसीएफ जो है उसमें कहा गया था यहाँ पर सिफारिश, तो दिए गए ज्ञान से ज्ञान का निर्माण करना है। क्या हो जाएगा कि जो बच्चे ज्ञान सीख करके आते हैं उसी ज्ञान को आपको आधार मान करके दूसरा ज्ञान जो उनको अलग ज्ञान है, जो मातृभाषा में वो सीख करके आए हैं, उसी के ज्ञान को जोड़ करके अलग उनको ज्ञान उसी से सिखाना है। तो ये भी एक सिफारिश की गई थी कि बच्चे जो सीख करके आए हैं अपने परिवेश से, तो उनको उसी को आधार मान करके आपको आगे उनको सिखाना है। तो ये भी सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है और लास्ट ये सिफारिश जो की गई थी कि विभिन्न और अपसारी प्रदर्शन के लिए अनुशासनात्मक ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मतलब अपसारी प्रदर्शन वहाँ होना चाहिए, अभिसारी नहीं होना चाहिए। अपसारी का मतलब है कि वहाँ पर एक जगह आकर के सारी चीज़ें इकट्ठी, अनुशासनात्मक ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो ये भी एक सिफारिश की गई थी। उम्मीद है आपको ये जो बदलाव हैं आपको समझ में आए होंगे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट है कि जो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में एनसीएफ 2005 क्या है, वो भी मैंने यहाँ पर डिटेल में कवर किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में क्या यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। कि पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में क्या है कि भारत जैसे बहुलतावादी समाज के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो यहाँ पर कि जैसे जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको और मजबूत करने के लिए यहाँ पर एनसीएफ लाई गई थी। तो ये शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एनसीएफ का रोल है। सेकंड है यहाँ पर कि परीक्षा को कक्षा शिक्षण में एकीकृत करना और इसे अधिक अनौपचारिक, वैकल्पिक और लचीला बनाना। अभी आपको वहाँ पर प्रिंसिपल्स बताए थे, तो वह वही कह रहे थे कि परीक्षा को आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर देना है, और वहाँ पर अनौपचारिक और वैकल्पिक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको क्वेश्चंस वहाँ पूछने हैं बच्चों से। ये नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा टफ और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको पूछने। तो एनसीएफ 2005 जो है वो क्या कहता है कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने हैं अपने क्लास में और तुरंत उनका आकलन करना है, और साथ में क्या करना है, औपचारिक यहाँ पर आकलन करना है। कि मतलब कि कोई भी पेन कॉपी लेकर के नहीं, मौखिक रूप से उनसे प्रश्न करने हैं, और जब बच्चे वहाँ पर वो सोचने के लिए मजबूर होंगे, आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए, तो वहाँ पर उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये भी एक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एनसीएफ का रोल है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सीखना और ज्ञान क्या है। एनसीएफ में लर्निंग और नॉलेज क्या है। तो यहाँ पर ज्ञान के निर्माण और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करना जो है वो एनसीएफ यहाँ पर सिखाता है। कि अगर आप किसी बच्चे का ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को आपको बढ़ावा देना है, और उनके सीखने के अनुभव को और व्यवस्थित तरीके से आगे लेकर के जाना है। तो ये क्या है, सीखने और ज्ञान के रूप में यहाँ पर एनसीएफ लागू होता है। नेक्स्ट है कि ज्ञान के व्यवहारिक निर्माण के लिए अनुशासनात्मक सीमाओं के पार ज्ञान को जोड़ना। कि अगर ज्ञान को कैसे आपको वहाँ पर बच्चों को सिखाना है तो व्यवहारिक निर्माण के द्वारा, मतलब कि वो जो समाज से सीख करके या अपने परिवार से जो भी सीख करके आए हैं
तो उन्हीं चीज़ों को आगे लेकर के, उन्हीं को मूल आपको ज्ञान मान करके, बेस मान करके उनको व्यवहारिक निर्माण करना है और अनुशासनात्मक सीमाओं से थोड़ा आगे बढ़ करके ब्रॉड लेवल पर उनको जो है सिखाने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ सीखने और ज्ञान में है। तो अभी इसके और पॉइंट है सीखने और ज्ञान में। तो थर्ड है कि सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सीखने के अनुभव, कि समाज से वो क्या सीख करके आए हैं, उसी का वो क्या दृष्टिकोण बच्चे रखते हैं, तो उसी को आपको विकसित करना है और उनको सीखने के अनुभव उनसे जानने हैं। और नेक्स्ट है इसमें कि संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के माध्यम से मध्यस्थता वाली स्थानीय ज्ञान को शामिल करने वाली पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्री की यहाँ पर बहुलता होनी चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ सीखने और ज्ञान के रूप में जो एनसीएफ है वो यहाँ पर पॉइंट थे। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको कराया। आप देख ही रहे हैं कि कितने सरल तरीके से मैं यहाँ पर एनसीएफ को आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आगे आने वाली वीडियो हैं वो आरटीई की होंगी, जो कि आपके यहाँ पर सीटेट में खूब पूछी जाती हैं। उसके बाद एफएलएन को मैं कवर करूँगा और भी बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक जो मेन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देख लेते हैं कि जो पाठचर्या है, जो हमारी एनसीएफ 2005 में पाठचर्या क्षेत्र क्या होना चाहिए। तो नए प्रयासों के साथ त्रिभाषा सूत्र का यहाँ पर क्रियान्वयन किया गया था। तो एनसीएफ जो 2005 थी उसमें त्रिभाषा सूत्र को थोड़ा चेंज किया गया था। तो क्या चेंज किया गया था कि त्रिभाषा सूत्र में यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई थी। पहले में क्या था कि आपको बच्चे का मदर टंग, मतलब जो मदर टंग है उसको तवज्जो देनी है। मतलब कि मदर टंग में क्योंकि बच्चे सीख करके आते हैं और वहाँ पर मदर टंग को ही बेस मान करके आपको सारी चीज़ें उनको सिखानी है। सेकंड आपको क्या बताना था वहाँ पर त्रिभाषा सूत्र में था कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश उनको बच्चों को यहाँ पर सिखानी है आपको, या फिर वो कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज वहाँ पर मॉडर्न लैंग्वेज वो सीख सकते हैं। दूसरा ये था। और त्रिभाषा सूत्र में यहाँ पर तीसरा क्या था कि जो स्कूल में सिखाई जा रही लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पर आपको सिखाना है। यही त्रिभाषा सूत्र था। उम्मीद है आपको ये त्रिभाषा सूत्र समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाती है। तो पहले नंबर पर आपको याद रखना है कि आपको मदर टंग रखनी है, मतलब मातृभाषा यहाँ पर सिखाना है बच्चों को, वो सीख करके ही आते हैं। तो यहाँ पर उनको मातृभाषा को यहाँ पर वैल्यू करना है। सेकंड में हिंदी और इंग्लिश या फिर कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज जो वहाँ पर उस क्षेत्र में सिखाई जाती है या फिर चलाई जाती है या प्रचलन में है वहाँ पर, तो वो आपको सिखाना है। और तीसरे में जो स्कूल में जो मतलब वहाँ पर भाषा सिखाई जाती है उसको आपको वहाँ पर सिखाना है। तो यही त्रिभाषा सूत्र है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड इसमें है कि यह विचार की घरेलू भाषा जो मातृभाषा की बुनियादी बनाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, यह आदिवासी भाषाओं पर भी लागू होती है। तो क्या अभी मतलब मैंने यहाँ पर बताया कि जो मातृभाषा होनी चाहिए, जो घरेलू भाषा होनी चाहिए, उसको बुनियाद मतलब कि उसको ही बेस मान करके उसी से आपको अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाना है, यही अच्छा माध्यम होता है। तो ये एनसीएफ मानता है। और यह आदिवासी भाषाओं पर भी लागू होता है, क्योंकि उनकी जो आदिवासी भाषाएं होती है जनजातीय क्षेत्रों में, तो वहाँ पर उनकी आदिवासी भाषाएं वो मदर टंग हो जाती हैं। तो यहाँ पर उन्हीं को बेस मान करके आपको सिखाना है। थर्ड पॉइंट है कि भारतीय समाज का बहुभाषी चरित्र भाषा प्रवीणता को बढ़ावा देने के लिए एक संसाधन है। तो एनसीएफ क्या यहाँ पर मानता है 2005? तो एनसीएफ 2005 यहाँ पर मानता है कि हमारा जो भारतीय समाज है वो बहुभाषी है, मतलब अलग अलग वहाँ पर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और चरित्र, बच्चों के चरित्र और भाषा प्रवीणता को ये बढ़ावा देता है। तो यह एक संसाधन के रूप में है। तो इसको भी हमें, समाज को भी यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो भारतीय समाज को भी यहाँ पर हमें एक संसाधन के रूप में मानना है। ये भी एनसीएफ 2005 कह रहा है। अब लास्ट है इसका पॉइंट कि स्कूल पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक बनाने के लिए कला और विरासत, शिल्प और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को भी यहाँ पर हमें शामिल करना है। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो स्कूल का पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो स्कूल का कैरिकुलम होना चाहिए, उसके महत्वपूर्ण घटक क्या होने चाहिए? कला वहाँ होनी चाहिए, विरासत होनी चाहिए और शिल्प होना चाहिए। विरासत का मतलब जो हम अपने पूर्वजों से
सीख करके आए हैं या हमें मिला है, उसको भी बच्चों को पाठ्यक्रम में यहाँ पर शामिल करना चाहिए। और स्वास्थ्य यहाँ पर कि बच्चे अपने आप का अपना जीवन या फिर वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इस तरीके में वो भी चैप्टर यहाँ पर शामिल होने चाहिए। और शारीरिक शिक्षा, उनकी बॉडी से रिलेटेड, अपनी बॉडी से उनको ज्ञान कराना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा भी, फिजिकल एजुकेशन भी यहाँ पर स्कूल पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर ये थ्योरी पोर्शन जितना भी यहाँ पर एनसीएफ 2005 का था वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं रिवीजन के लिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रकाशित हुई थी। तो ये कब प्रकाशित हुई थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा कब प्रकाशित हुई थी? 2008 में प्रकाशित हुई थी, 1998 में, 1988 या 2018 में। तो आपको याद रखना कि 1988 में यहाँ पर ये प्रकाशित हुई थी पहली बार, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? प्रोफेसर कृष्णकांत थे, श्री अशोक गांगुली थे, श्री रंगलाल चामुंडा थे या फिर प्रोफेसर यशपाल थे। तो अभी मैंने बताया कि जो एनसीएफ 2005 है उसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर प्रोफेसर यशपाल ने की थी, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने रिपोर्ट के आलोक में एनसीएफएससी 2000 की समीक्षा की है। जो एनसीईआरटी है उसने एनसीएफएससी मतलब एनसीएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये पूरा है। तो यहाँ पर जो एनसीएफएससी 2000 थी वो किसकी समीक्षा करती? सीखना की समीक्षा करती। बिना बोझ के सीखना, बोझ के साथ सीखना या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर बोझ के बिना शिक्षा ये बताती है, क्योंकि बिना किताबों के शिक्षा ही ये यहाँ पर समीक्षा करती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एनसीएफ जो 2005 है वो भी यहाँ पर बिना बोझ के शिक्षा की ही यहाँ पर प्रशंसा करती है कि बिना बोझ के शिक्षा, बिना रटे शिक्षा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं एनसीएफ 2000 और 2005 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति में डैश सदस्य यहाँ पर शामिल थे? तो 21 सदस्य शामिल थे, 35 सदस्य शामिल थे, 53 थे या फिर यहाँ पर 12 थे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 35 सदस्य यहाँ पर शामिल थे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, इसमें 35 सदस्य शामिल थे और 17 जो है राज्यों में ये प्रकाशित की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको सदस्य पूछा था इसलिए 35 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, और यहाँ पर जो मैंने एनसीएफ 2005 आपको कराई है ये रिवीजन क्वेश्चंस थे। यहाँ पर 5 मैंने इसलिए ले लिए थे क्वेश्चन कि आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही टॉपिक लेकर के आगे भी आता रहूँगा जो कि आपके सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीए प्रस्तावित करता है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? अंक पर आधारित होनी चाहिए, ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए, दोनों पर आधारित होनी चाहिए, मतलब अंक और ग्रेड पर, या यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो एनसीएफ 2005 है वो ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। यही यहाँ पर कहता है कि हमारा जो मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों के लिए वो ग्रेड पर होना चाहिए। किसी बच्चे को हम अंक ना दें, मतलब नंबर्स ना दें, वहाँ पर हम ग्रेड दें। जैसे कि 91 से अगर 100 के बीच कोई भी बच्चा नंबर पा रहा है तो उसको A+ ही मिलेगा। तो यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम की बात की गई, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये थ्योरी पोर्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपकी यहाँ से एनसीएफ की जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।